हम बता दें आपको कि चाइना पूरे वर्ल्ड का ऐसा देश है जो वो चाहता है अमेरिका की तरह बनना। मैं कहता हूँ अभी भी समझ जाओ और सुधर जाओ। अमेरिका इतनी बर्बादी नहीं कर रहा, उससे कई गुना बर्बादी चाइना करना चाहता है। उसका काम क्या है, पहले देशों को पैसा लेता है, फिर उसके संसाधन खरीद लेता है। ऐसे मान के चलो किसी ने आपको 50,000 रुपये दिए बाइक खरीदने के लिए, और जब आपने बाइक खरीद ली तो 15 दिन वो चला है, 15 दिन आप, और आपको उसे पूरी ब्याज सहित पैसे देने हैं। चीन ने बताया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉइल गन बनाई जाएगी। चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉइल गन का परीक्षण किया है। इस गन ने 124 किलोग्राम के गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दागकर अपनी क्षमता को साबित किया। इसे चीनी नौसेना के एक युद्धपोत पर लगाया गया है। इसमें विद्युत चुम्बकीय कॉइल की सीरीज लगी हुई है। आपको बताएं, चीनी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉइल गन का परीक्षण कर रही है। यह गन इतनी शक्तिशाली है कि 3540 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोले दाग सकती है। इसे भविष्य का हथियार बताया जा रहा है, जो मिसाइल के आकार के प्रोजेक्टाइल गोले को फायर कर सकती है। यह इतनी सटीक और विनाशकारी हथियार होगा जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन होगा। इस गन को चीनी नौसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑपरेट कर रही है। इस गन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर भी लगे हैं जो गोले की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। परियोजना में शामिल लोगों के अनुसार अपने पहले फायरिंग टेस्ट में इस मेगा वेपन की 0.05 सेकंड से भी कम समय में 124 किलोग्राम वजनी गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की आश्चर्यजनक रफ्तार से फायर किया गया था। अभी तक पूरी दुनिया में इतने बड़े गोले को किसी गन से फायर नहीं किया गया था। अगर यह कॉइल गन चीनी नौसेना में शामिल होता है तो वह किसी भी देश की तट रेखा से दूर रहते हुए उसके इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग कर सकता है। ऐसे गोले को डिटेक्ट करना और एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना काफ़ी कठिन है। कॉइल गन को गॉस गन या चुंबकीय त्वरक के रूप में भी जाना जाता है। इसका बैरल कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से लैस होता है और इसे प्रोजेक्टाइल को चलाने में सक्षम चुंबकीय चित्र बनाने के लिए एक के बाद एक सक्रिय किया जाता है। चीनी नौसेना के वैज्ञानिकों ने कॉइल गन की सटीक विशेषताओं का खुलासा नहीं किया और नहीं ये बताया इसे कब परिचालन में लाया जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा कि ऐसी गन से जाग गया प्रक्षेप कई किलोमीटर है ना जो फेंका जाएगा, बहुत भयंकर मार करेगा। चीन ने गन की लॉन्चिंग पर किया काम। इस गन की टेस्टिंग में जुड़े वैज्ञानिक टीम के प्रमुख प्रोफेसर गुआन जियाओकुन के हवाले से कहा गया, इसमें कॉइल गन गति, सीमा शक्ति, सटीकता, सुरक्षा, लचीलेपन, विश्वसनीयता के मामले में क्रांतिकारी सफलताओं की क्षमता है। विश्वसनीयता इसलिए है क्योंकि गुआन ने ये भी कहा कि हथियार चीनी सशस्त्र बलों को युद्ध की प्रकृति को बदलने में मदद करेगा, क्योंकि यह हर बार की विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ प्रक्षेप की गति और सटीकता बढ़ाने में मदद करेगा। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि कॉइल गन परीक्षण में प्राप्त अनुभव का उपयोग पृथ्वी के निकट उपग्रहों और उच्च गति वाले रॉकेटों को लॉन्च करने में भी किया जाएगा। मिस्र में भारतीय सेना के कुछ जवान, इंडियन एयरफोर्स के कुछ जवान और कुछ फाइटर जेट्स युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, और इस युद्ध अभ्यास में और अन्य देशों की सेनाएं भी शामिल हो चुकी हैं। बता दें कि भारतीय थल सेना के लगभग 150 जवान भारतीय दल का हिस्सा हैं। वायुसेना ने एक बयान में कहा, इसका मकसद संयुक्त अभियान की योजना एवं क्रियान्वयन का अभ्यास करना है। मिस्र में रविवार से शुरू हुए 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 परिवहन विमान और इसके विशेष बल के कर्मियों का एक समूह भाग ले रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार कायरा पश्चिम एयरबेस में हो रही है और इसमें मेजबान देश एवं भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, यूनान तथा कतर की सेनाएं भाग ले रही हैं। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में पहली बार भाग ले रही है। वायुसेना ने कहा कि वायुसेना दल में 5 MiG
29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 विमान शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल के कर्मियों के अलावा नंबर 28, नंबर 78, नंबर 77 और 81 स्क्वाड्रन के कर्मी भी इस अभ्यास में भाग लेंगे। भारतीय थल सेना के लगभग 150 जवान भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। आपको बताएं, इसका मकसद संयुक्त अभियान के साथ एक साथ वर्क कोऑर्डिनेशन के साथ है ना एक्सपीरियंस करना, उसे एक्सरसाइज करना है। इस तरह के अभ्यास सीमाओं के पार संबंध बनाने के अलावा भागीदार देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। वायुसेना ने बयान में कहा कि भारत और मिस्र के बीच असाधारण संबंध और गहरा सहयोग है। ये आपको बताएं, ये दोनों देश 1960 के दशक में एरो इंजन और विमान का संयुक्त रूप से विकास किया था और मिस्र के पायलटों को भारतीय समकक्षों ने प्रशिक्षण उन्हें ट्रेनिंग भी दी थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत प्रगाढ़ हो गए थे और राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर बहुत अच्छे पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में मिस्र की यात्रा की थी और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संकल्प की पुष्टि भी की थी। भारत और मिस्र के बीच रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। दोनों देशों की सेनाओं ने इस साल जनवरी में पहला संयुक्त अभ्यास किया था। मिस्र भारत से तेजस हल्के लड़ाकू विमान, रडार, अन्य हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने में पहले ही रुचि दिखा चुका है। आपको बताएं कि वायुसेना ने 3 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 परिवहन विमानों के साथ पिछले साल जुलाई में मिस्र में 1 महीने तक चले सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल सितंबर में मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा भी की थी। आपको बताएं, इस टाइप की युद्ध अभ्यास से यात्राओं से सेना का मनोबल बढ़ता है और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जय हिंद। दुनिया में अंतरिक्ष देश की होड़ लग रही है। अंतरिक्ष में लोग अपना बेस बनाना चाहते हैं, स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। इसी रेस में अंतरिक्ष रेस में कूद पड़ा है ब्रिटेन। 50 साल पहले किया था रॉकेट लॉन्च, अब हर महीने मिशन लॉन्च करने की प्लानिंग बता डाली। यूके इन स्पेस रेस, ये है आज का आर्टिकल। यूके ने एक बार फिर रॉकेट लॉन्च का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन की स्काईरोरा कंपनी ने अपने रॉकेट के पहले स्टेज का निर्माण शुरू कर दिया है। ये रॉकेट स्काईरोरा XL है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 मीटर है। कंपनी इससे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें, भारत चंद्रयान मिशन लॉन्च करके चांद पर पहुंच गया है और दुनिया का चौथा देश बना है 7 पोल पर लैंडर को लैंड करने वाला। पूरी दुनिया इसके लिए अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी को देख रही है। इस बीच यूके ने फैसला लिया है कि वह एक बार फिर अपना स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। ब्रिटेन एक बार फिर रॉकेट लॉन्च बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां इस बार ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की जगह ब्रिटेन के रॉकेट दागने का लक्ष्य बना रही हैं। इनमें यूके की स्काईरोरा शामिल है, जिसने अगले साल तक एक संभावित पॉसिबल लॉन्च करने के लिए अपने रॉकेट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक स्काईरोरा में प्रोजेक्ट टीम के प्रमुख युआन क्लार्क ने कहा कि 1971 में ब्लैक एरो रॉकेट की लॉन्चिंग ब्रिटेन की ओर से किसी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने का एकमात्र सफल लॉन्च था। इसलिए हम एक टुकड़ा वापस लाई जो पृथ्वी पर गिरने से पहले दूसरे स्टेज से जुड़ता था। आपको बताएं कि दरअसल रॉकेट का यह मलबा ऑस्ट्रेलिया के पास गिरा था। कई वर्षों बाद जब यह मिला तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहा, लेकिन अब ब्लैक एरो लॉन्चिंग के बाद 50 साल बाद इसे वापस लाया है और अपने मैन्युफैक्चरिंग हॉल में
रखा गया है शोकेस में। सिर्फ 22 मीटर होगी ऊंचाई। क्लार्क का कहना है कि इसके जरिए यह दिखता है कि ब्रिटेन 50 साल बाद से बिजनेस में आ चुका है। यूके में लॉन्च की गई योजना वाली रॉकेट कंपनियों में ऑर्वेक्स प्राइम शामिल है, जिसके लॉन्चर उत्तरी स्कॉटलैंड के सदरलैंड स्पेस पोर्ट से उड़ान भरने वाले हैं। उनका कहना है कि शुरुआती स्पेस क्राफ्ट कारों के बराबर होते थे, ऐसे में उन्हें बड़े लॉन्चरों की ज़रूरत होती थी। आज ज़्यादातर सैटेलाइट एक जूता के डब्बे के बराबर हो गए, जिन्हें स्काई रोरा XL जैसे मामूली लॉन्च की ज़रूरत होती है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 22 मीटर है। क्या होगी खासियत? 3 चरणों वाला स्काई रोरा XL 3D प्रिंटेड इंजन से चलेगा। कंपनी की योजना है कि ब्रिटिश द्वीपों के सबसे उत्तरी जगह से हर साल 12 रॉकेट लॉन्च हों। क्लार्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पर्यावरण निगरानी के साथ साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी उनके बिजनेस के मूल में होंगे। प्रत्येक रॉकेट को बनाने में 26 लाख रुपए से 32 लाख रुपए लगेंगे और यह 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेंगे। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट पहुंचाने में ये 50,000 लीटर ईंधन जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय पहलवानों की कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अंतिम पंघाल और अमन शेरावत 29 पहलवानों में से एक हैं या उनमें से हैं शामिल हैं जिन्होंने ट्रायल के जरिए कट हासिल किया है। हालांकि सभी पहलवान बेलग्रेड के तटस्थ ध्वज के तले प्रतिस्पर्धा करेंगे। जैसा कि हमने ये वीडियो बनाया था कि भारतीय पहलवानों को इंडियन फ्लैग के अंतर्गत चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए रोका गया है। पटियाला में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय पहलवानों के 2 दिवसीय चयन ट्रायल का संपन्न हुआ। पहला दिन ग्रीको रोमन और महिलाओं की फ्री स्टाइल कैटेगरी के लिए आरक्षित था, जबकि पुरुषों का फ्री स्टाइल ट्रायल शनिवार को आयोजित किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 सार्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर तक होनी निर्धारित है। यह मीट अगले साल होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पहला कुश्ती क्वालीफायर होगा। हालांकि भारतीय पहलवान बेलग्रेड में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खेल की वैश्विक नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने चुनाव समय पर न कराने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन गुरुवार को प्रभावी रूप से लागू हो चुका होगा। शुक्रवार को कुल 20 पहलवानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल में 10 पहलवान शामिल थे। इस महीने की शुरुआत में अम्मान में 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम का ट्रॉयल जीतकर बेलग्रेड के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है। और आपको बता दें 19 वर्षीय अंतिम पंघाल ने पिछले महीने एशियाई खेल का ट्रायल भी जीता था, लेकिन उन्हें महिला में 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट के लिए स्टैंड बॉय के रूप में रखा गया था। ट्रायल से चूकने के बाद भी विनेश को टीम में सीधे प्रवेश दिया गया था। हालांकि शुक्रवार का दिन इस युवा खिलाड़ी के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि भारतीय खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिए जाने वाले भारतीय एथलीटों की सूची में अंतिम पंघाल का नाम शामिल कर लिया। आपको बता दें कि विनेश घुटने की चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकेंगे। विश्व चैंपियनशिप की पूर्व कांस्य पदक विजेता सरिता मुकुंद ने महिलाओं की 57 किलोग्राम में जगह पक्की की है। कॉन्टिनेंटल ट्रायल में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मानसी अहलावत ने हार के बाद सरिता एशियाई खेलों में जगह बनाने से चूक गई थी और पहलवान दिव्या काकरान ने एशियाई खेलों में जगह बनाने से चूकने के बाद 76 किलोग्राम में अपनी जगह पक्की कर ली है। काकरान ने किरण को मात दी है, जो एशियाई खेलों के ट्रायल से बाहर होने के लिए जिम्मेदार थी।
अम्मान में 65 किलोग्राम अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में और रजत पदक जीतने वाली अंतिम कुड़ू में भी बेलग्रेड के लिए अपनी जगह पक्की की है। शनिवार को पुरुषों की 10 फ्री स्टाइल श्रेणियों के लिए पहलवानों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और पूर्व विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पुनिया ने पहले खुद को शनिवार के ट्रायल से बाहर कर लिया था। 2023 और 22 विश्व चैंपियनशिप और मौजूदा एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम का ट्रायल जीतकर टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है। अमन एशियाई खेलों के लिए भारतीय कुश्ती दल का भी हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि बजरंग पुनिया की अनुपस्थिति में 65 किलोग्राम वर्ग में अनुज कुमार को जगह मिल चुकी है। अनुज कुमार ने फाइनल में विशाल को हराया था। सुमित मलिक ने सुनिश्चित किया कि वह बेलग्रेड और हंगझोई में 125 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि नवीन मलिक ने 74 किलोग्राम ट्रायल में सागर को पीछे छोड़ दिया। जून में 2023 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता साहिल और अभिमन्यु भी बेलग्रेड के लिए अपने टिकट हासिल कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। कामयाबी पर CRPF ने इसरो को सम्मान देने के लिए 1 मिनट का ड्रिल किया और इस ड्रिल की वजह से उनके कप्तान या उनके साहब या कह सकते हैं उनके अधिकारी हो गए नाराज और उन्होंने एक फरमान भी जारी कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं पुलवामा काफ़ी फेमस जगह है, कुछ नेगेटिव चीज़ होने की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। पुलवामा में करीब 2 दर्जन जवानों ने इसरो की कामयाबी पर अपनी खुशी जाहिर की थी। जब पूरे देश में जश्न का माहौल था तो CRPF के जवान भी इस खुशी में शामिल हो गए। उस समय जवानों ने एक ड्रिल करने की योजना बनाई। इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला था। खेल के मैदान में गमले रखते हुए और वहीं पर ईंट पड़ी हुई थी। चंद्रयान 3 का जयकारा लगाया। उसके बाद ही जवानों ने अपने बटालियन की भी जय बोली। बटालियन की जय बोलने की वजह से और उसके बाद फिर जो हुआ वो बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा तो भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुशी मनाई गई। कई देशों के और राष्ट्र अध्यक्षों ने PM मोदी को इसरो की टीम के लिए बधाई संदेश भेजे। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF की पुलवामा स्थित यूनिट के जवानों ने इसरो के सम्मान में एक छोटी सी ड्रिल कर दी। इस ड्रिल की वजह से ऑपरेशन के एरिया के IG दफ्तर के अधिकारी ने फरमान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए आदेश लेना होगा। बिना परमिशन के आपको किसी टाइप का कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी IG या उससे बड़ा अधिकारी आता है तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उनकी आवाभगत के लिए, लेकिन जवानों ने तो कोई पैसा खर्च किया नहीं था। फिर इनको इतनी मर्जी क्यों लग गई। श्रीनगर हेडक्वार्टर से इजाज़त लेने वाला मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत।